चलिए देखा जाए। हम लोग, आपको अगर याद होगा तो हम लोग ये पॉइंट पढ़ लिए थे। आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको हम पढ़ा दिए थे। डाइपोल मोमेंट के बारे में हम बता दिए थे कि डाइपोल मोमेंट के मदद से आप किसी भी मॉलिक्यूल में पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू म्यू का मान अगर 0 हो जाए किसी मॉलिक्यूल के लिए तो वैसा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, ऐसा बताए थे। अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो तो वैसा मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है। ये हम लोग बताए थे। नहीं, हम जनरली पहचानने का तरीका कुछ कुछ बताए थे थोड़ा बहुत, जिसमें हम कहते हैं कि A2 टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा नॉन पोलर होते हैं, AB टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा पोलर होते हैं, ऐसा बताया गया था। ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो पोली एटॉमिक हैं, जिनमें केंद्रीय परमाणु एक है। अगर उस केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर 0 हो और केंद्रीय परमाणु पर सभी परमाणु समान हो तो सामान्यतः वैसा अणु भी नॉन पोलर होता है, ये बताया गया था। नहीं, हम लोगों को पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल में ऐसा ही बताया गया था कि अगर कोई आपको अणु दिया हुआ है जैसे H2O, जिसमें केंद्रीय परमाणु आपका ऑक्सीजन है, नहीं, और उस पर 2 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो अगर किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर है तो वैसा अणु पोलर होता है। यही सब बताए थे हम लोग थोड़ा बहुत। नहीं, और एक बताए थे सिमेट्रिसिटी के लिए कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट का वैल्यू घटता जाता है। डाइपोल मोमेंट घटेगा तो निश्चित रूप से पोलरिटी मॉलिक्यूल का घटता जाएगा, ये बताया गया था। साथ साथ हम ये भी बताए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो अणु होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। नहीं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता क्या होती है, समान होती है। ये सब हम लोग बताए थे ना। नहीं, चलो अब आगे हम लोग को पढ़ना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। नहीं, कि अगर एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है तो उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। नहीं, तो वो सब हम लोग कुछ नाम याद करना है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए तो पढ़ा जाए। अगला हम लोग का टॉपिक है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो पढ़ा जाए, देखा जाए। लिखा हुआ है इसमें अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर, अध्रुवीय का मतलब नॉन पोलर, अध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को लंदन परिक्षेपण यानी कि लंदन डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। याद रहेगा, अध्रुवीय और अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर और नॉन पोलर अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं हम लोग, लंदन डिस्पर्सन फोर्स या लंदन परिक्षेपण बल, ये कहते हैं। सिंपल सी बात है। लंदन परिक्षेपण बल वंडरवाल आकर्षण बल का ही एक प्रकार है। नहीं, ये किसका प्रकार है, वंडरवाल आकर्षण बल का एक प्रकार है। नहीं, अब किसी के दिमाग में आता है कि वंडरवाल आकर्षण बल क्या है। नहीं, वंडरवाल आकर्षण बल क्या है, तो ध्यान रखना है कि अगर हम लोग कोई भी 2 अणु लेते हैं, मान लो कि एक ये पेन हमारा एक अणु है और ये माउस जो है ये एक अणु है, 2 अणु है, इसके पास भी कुछ मास होगा, इसके पास भी कुछ मास होगा। नहीं, तो इन दोनों के मास के कारण इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा, इन दोनों के मास के कारण इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा उस आकर्षण बल को आप वंडरवाल आकर्षण बल कहते हैं। पहला, इन दोनों सबस्टांस के बीच में अगर देखो तो इन दोनों को अगर हम ऐसे चिपकाते हैं इस तरह से, नहीं इस तरह चिपकाए हैं, दोनों को हम ऐसे लाए और ऐसे चिपका दिए, ठीक है, तो इनका बहुत कम एरिया आपस में सट रहा है। नहीं, अच्छा, इन दोनों को हम ऐसे सटा दिए तो इनका ज्यादा एरिया आपस में सट रहा है। तो वंडरवाल आकर्षण बल के बारे में एक और बात कहा जाता है कि 2 अणुओं के बीच में पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण, 2 अणुओं के बीच में पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण लगने वाले आकर्षण बल को भी वंडरवाल आकर्षण बल कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसके पास कुछ मास है, इसके पास कुछ मास है, इस मास के कारण इनके बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन वो आकर्षण बल कमजोर है, इतना नहीं है कि दोनों आपस में सट जाए। क्या हम इन दोनों को यहां रखें तो अपन सट जा रहा है, सब नहीं सट रहा है, आकर्षण बल लग रहा है लेकिन उस आकर्षण बल का मान क्या है, बहुत कमजोर है। आकर्षण बल का मान जब बहुत कमजोर होगा तो ये कण एक दूसरे को आकर्षित करके आपस में चिपक नहीं पा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है। यानी कि मास के कारण और पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण जो आकर्षण बल लगता है उसे वंडरवाल आकर्षण बल कहते हैं, लेकिन यह आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल प्रकृति का आकर्षण बल होता है। इसके कारण 2 अणु आपस में चिपक नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। 2 अणुओं का मास जितना ही ज्यादा होगा, जैसे इसका मास हम बढ़ा दें, इसका मास भी बढ़ा दें, तो इनके बीच में वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
नहीं, मास के कारण एक और आकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम लोग बहुत छोटे हैं, तो यहाँ वंडर वाला आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी नीचे खींच लेती है। नहीं, तो ये भी वंडर वाल फोर्स से है, लेकिन उस वंडर वाल फोर्स का नाम बदल दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत मजबूत नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, नहीं कि आप पैर उठाना चाहते उठ नहीं रहा है, उठ जा रहा है ना? नहीं, ध्यान रखना है। तो वंडर वाला आकर्षण बल जनरली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो भार के कारण और पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण लगता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बस ऐड कर दें, उसके बाद आपका सवाल बता रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है वंडर वाल फोर्स क्या है, आपको अपने से यहाँ लिखना है वंडर वाल फोर्स के बारे में आपको यहाँ पर ऐड करना है अपने से। नहीं, तो दो अणुओं के बीच में भार के कारण या पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण जो आकर्षण बल लगता है, उसी आकर्षण बल को वंडर वाला आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वस्तुओं का या अणुओं का भार बढ़ता जाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, यह आकर्षण बल बढ़ता जाता है। लेकिन सामान्यतः यह आकर्षण बल कमजोर प्रकृति का होता है। इस आकर्षण बल के कारण दो अणु आपस में सामान्यतः चिपक नहीं पाते हैं। हाँ, अब बोलिए क्वेश्चन है। चुंबक, चुंबक हम लोग पोलर बोल सकते हैं, पोलराइज्ड बोला जाता है चुंबक को। नहीं, क्योंकि चुंबक जो होता है ना, वो आकर्षण और विकर्षण दोनों बल दिखाता है। तो जब आकर्षण, उसमें हम लोग बोलते भी हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जब पोल आप बोलने लगे तो पोलर काहे नहीं बोलेंगे? बस में आ रहा है, जब पोल पोल वर्ड यूज कर रहे हैं कि उसमें नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नहीं, और उसके बाद चुंबक आकर्षण विकर्षण बल दिखाता है, बस समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से तो क्या कहेंगे? पोलर कहेंगे। ध्यान रखना है। चलिए, इतना में दिक्कत है तो हम लोग वंडर वाल फोर्स का परिभाषा आप लिख सकते हैं, अपने से लिख लेंगे। क्या समझ में आया कि नॉन पोलर और नॉन पोलर कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल क्या कहते हैं? लंदन डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलो, जैसे एग्जांपल दिया I2, I2 क्या है बाबू? नॉन पोलर। CCl4 नॉन पोलर। ध्यान रखना, इसे हम पहचानवा चुके हैं पिछले क्लास में। तो I2 भी नॉन पोलर है और CCl4 भी नॉन पोलर है। तो आपको NCERT में क्वेश्चन दिया कि I2 और CCl4 के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का नाम बताओ। तो अगर ये दोनों नॉन पोलर है तो इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल का नाम लंदन डिस्पर्सन फोर्स होगा। सिंपल सी बात है। चलिए आगे आइए, हम लोग को लिख रहा है ध्रुवीय तथा ध्रुवीय, नहीं यानी कि दो अणु रहे, दोनों क्या हो? ध्रुवीय हो, पोलर हो। तो ध्रुवीय तथा ध्रुवीय अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को द्विध्रुवीय आकर्षण बल यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। नाम बस याद रखना है, याद रहेगा? नहीं, चलिए, जैसे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, मिथेनॉल तथा एसीटोन के बीच लगने वाला आकर्षण बल द्विध्रुवीय आकर्षण बल होता है। जैसे देखो तो मिथेनॉल, तो मिथेनॉल का फॉर्मूला हम लिखे CH3OH, ये आपका मिथेनॉल है। नहीं, हम लोग एसीटोन लिख रहे हैं, तो एसीटोन का फॉर्मूला हम लोग का ये होता है CH3C+O और CH3। ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ पार्ट क्या होता है? नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पर OH दिख रहा है, नहीं, तो ये भाग क्या हो गया? पोलर। तो हम कहे थे कि अगर किसी भी अणु में नॉन पोलर और पोलर पार्ट दोनों अगर उपस्थित रहे तो सामान्यतः ज्यादातर केस में पोलर वाला भाग डोमिनेट कर जाता है, हावी हो जाता है, यानी इस मॉलिक्यूल को आप क्या कहिएगा? पोलर। मेरी बात समझ में आ रही? नहीं, तो CH3OH को मेनली हम लोग क्या कहेंगे? पोलर। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पोलर वाला गुण जनरली हावी हो जाता है नॉन पोलर वाले गुण पर। क्योंकि नॉन पोलर कब कहेंगे? नॉन पोलर आप कब कहते हैं? जब म्यू का मान 0 हो जाए, जब म्यू का मान 0 हो जाए। अब अगर आप CH3OH को लिखते हो बाबू CH3OH, नहीं, तो डाइपोल मोमेंट पढ़ाते समय बताया गया था कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का जो दिशा होता है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ होता है। तो अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तुम बात करते हो, सोचो, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाइड्रोजन है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वेक्टर खींच सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस OH वाले पार्ट के कारण ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर हो गया। OH वाले पार्ट के कारण ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर। नहीं, अब जैसे इसका शेप हम देखना चाहें, जैसे बोलोगे दिमाग में आता है,
क्लास में एक से एक तेज तेज बच्चे हैं भाई। नहीं, O H और CH3। ये अगर O के रिस्पेक्ट में इसका शेप खींचे तो V शेप आएगा, जस्ट लाइक वाटर। नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, ध्यान रखना है। तो अगर अल्कोहल का, इस अल्कोहल का शेप देखे तो V शेप है। अगर आप इसके सापेक्ष में वेक्टर खींच रहे हो, देखो तो लेस टू मोर होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस टू मोर वेक्टर खींच दिए। चलो, ऑक्सीजन और कार्बन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वेक्टर खींचो, खींचेंगे, खींच दिए। अब ये बताओ कि इस वेक्टर को कैंसिल करने के लिए क्या कोई अपोजिट वेक्टर है क्या? इस वेक्टर को कैंसिल करने के लिए अपोजिट वेक्टर है क्या? नहीं। तो क्या इन वेक्टर को कोई कैंसिल नहीं करेगा तो क्या म्यू का मान यहाँ 0 होगा? म्यू का मान 0 यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर म्यू का मान 0 नहीं होगा, यानी कि म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, तो म्यू नॉट इक्वल्स 0 तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। बोलो, किसी को परेशानी है? ऑक्सीजन और, इसीलिए हम जानते थे कि क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इसका शेप हम ऐसे बना के दिखाए। हम लीनियर शेप में लिखते तो इसीलिए हमारे दिमाग में था कि जरूर आप पूछिएगा कि सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब क्या कहते हैं? तो हम क्या बोले कि किसी का भी मॉलिक्यूल का, हम क्या बोले पहले कि इस क्लास में तेज तेज बच्चे हैं, नहीं तो हम बोले कि देखिए भाई इसका V शेप बना के, जो एक्चुअल शेप होता है वो पहले बना के देख लीजिए, तो भी वेक्टर खींचिएगा। तो वेक्टर खींचना है किसी भी मॉलिक्यूल में, कब? जब उस मॉलिक्यूल का आप रियल शेप बना ले तब। नहीं तो अल्कोहल का ये रियल शेप नहीं है, रियल शेप यही है V शेप। नहीं तो V शेप में वेक्टर खींचिए और तब देखिए कि क्या वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं तो यहां पर कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, नहीं, लेकिन यहां पर कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो क्या ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये सही है? नहीं, फॉर्मूला सही है, स्ट्रक्चर गलत है। स्ट्रक्चर ऐसा कैसा होता है? V शेप, ऐसे एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? नहीं तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम इसको हटाइए दें। अब ठीक है, दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो यहां से हम लोग को ये आ गया CH3OH, तो ये हम लोग का पोलर हो गया। सेम कहानी हम लोग देखें अगर, तो सेम कहानी हम लोग का है। ये वाला भाग क्या है? नॉन पोलर, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। और ये वाला भाग क्या है? नॉन पोलर, लेकिन ये वाला भाग क्या हो जाएगा? पोलर। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो जैसे ही कोई पोलर भाग आया, अब इस मॉलिक्यूल को आप क्या कहोगे? ये आपका पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। हाँ, अब इसमें ये जरूर कोई बोल सकता है कि बाबू इसमें और इसमें किसकी पोलरिटी ज्यादा है? तो अल्कोहल की पोलरिटी ज्यादा होगी, इसकी पोलरिटी कम होगी। काहे कि इसमें देखा जाए, ध्यान से देखो तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट छोटा है, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट एगो एगो दूगो, दो पार्ट है, ज्यादा है इसमें। तो नॉन पोलर भाग इसमें ज्यादा है, इसमें नॉन पोलर भाग कम है। नहीं तो उसके साथ अगर दोनों की पोलरिटी कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा पोलर है, तो ये ज्यादा पोलर होगा और ये कम पोलर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा कि कौन ज्यादा पोलर कौन कम पोलर। ठीक, समझो हम लोग H2O के बारे में पढ़ चुके हैं। H2O क्या है? पोलर, पढ़ चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा का कि भाई H2O एक पोलर विलायक है, नहीं बताइए H2O में अल्कोहल ज्यादा घुलेगा, जल्दी घुलेगा कि एसीटोन जल्दी घुलेगा? अल्कोहल जल्दी घुलेगा। नॉर्मल एग्जांपल है, तो मिला के पीते हैं, नहीं पीते हैं? अल्कोहल पानी लोग मिला के पीते नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर H2O जो है, ध्यान रखना है, H2O क्या है हम लोग का? पोलर। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घुलाता है। नहीं तो अब इसमें ये ज्यादा पोलर तो ये जल्दी घुलेगा, ये कम पोलर तो ये जल्दी नहीं घुलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। चलो, अब जैसे मान लो तुमको बेंजीन सॉल्वेंट दे दिया, यहां पर तुमको ये पोलर सॉल्वेंट था। मेरी बात को सब ध्यान समझते चलना है। ये आपका अभी H2O हम लिए थे सॉल्वेंट के रूप में, अब मान लो बेंजीन ले लिए C6H6, ठीक है। अब ये कैसा सॉल्वेंट हो गया? नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ अल्कोहल क्या बेंजीन में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा। इसमें दोनों पार्ट है, इसमें नॉन पोलर भाग भी है और पोलर भाग भी है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में भी घुलेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी घुलेगा। मतलब जल्दी वाला बात अभी नहीं पूछा गया है, पहले इस पर चर्चा कर लिया जाए कि घुलेगा कि नहीं घुलेगा। तो ये अल्कोहल जो है इसमें नॉन पोलर भाग भी है
और पोलर भाग भी है, यानी अल्कोहल तेल में भी घुल जाता है, अल्कोहल पानियों में घुल जाता है। नहीं, तो अल्कोहल तेल में भी घुल जाता है। तेल क्या होता है? नॉन पोलर। नहीं, तेल क्या होता है? नॉन पोलर। नहीं, तो अल्कोहल में दोनों गुण है, तो दोनों गुण है, तो ये पोलर में भी घुल सकता है और नॉन पोलर में भी घुल सकता है। मेरी बात ध्यान रखना है, दिक्कत है इसमें। चलिए, इसको अगर कोई पूछता है कि क्या ये बेंजीन में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा, बिल्कुल घुलेगा, क्योंकि तो और जल्दी घुलेगा भाई, क्योंकि नॉन पोलर भाग क्या है? ज्यादा है। अब कोई पूछे कि इन दोनों में जल्दी कौन बेंजीन में घुलेगा, तो एसीटोन जल्दी घुलेगा इसमें। नहीं, क्योंकि इसमें नॉन पोलर भाग क्या है? ज्यादा है, और इसमें नॉन पोलर भाग क्या है? कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बस मेरा जैसे कहीं कहीं वाटर सॉल्वेंट दे दिया है, आप 3-4 को सॉल्यूट दे दिया है, आप बोल रहा है कौन जल्दी घुलेगा बताइए। नहीं, ठीक है, अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कहीं कहीं बेंजीन सॉल्वेंट दे दिया है, अब बोल रहा है कि और अरेंज कीजिए कि कौन जल्दी घुलेगा कौन जल्दी नहीं घुलेगा, तो नहीं हम लोग बना लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग का कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट हम लोग को, कि जिस मॉलिक्यूल में नॉन पोलर और पोलर भाग दोनों हो, वह मॉलिक्यूल पोलर विलायक में भी घुलेगा और नॉन पोलर विलायक में भी घुलेगा। अब देखना है कि अगर हमको 2-3 विलय दिए हुए हैं, तो उन 2-3 विलयों में जिसकी पोलरिटी ज्यादा होगी वो पोलर विलायक में जल्दी घुलेगा, और जिस विलय की पोलरिटी कम होगी वो नॉन पोलर विलायक में जल्दी घुलेगा। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? तो ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां से समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि अगर पोलर और पोलर मॉलिक्यूल हो तो उनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल को द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय आकर्षण बल कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ आइए, अगला लिखा हुआ है आयन तथा ध्रुवीय अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आयन द्विध्रुवीय आकर्षण बल कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। आयन और ध्रुवीय अणुओं के बीच में, यानी आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आयन द्विध्रुवीय आकर्षण बल या आयन डाइपोल आकर्षण बल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन आकर्षण बल का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 तरह का आकर्षण बल का नाम हम पढ़े। एगो पढ़े लंदन डिस्पर्सन बल, जब नॉन पोलर अणु रहे तब। एक हम लोग पढ़े द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय आकर्षण बल, जब पोलर पोलर अणु रहे तब। एक हम लोग पढ़ रहे हैं आयन द्विध्रुवीय आकर्षण बल, कब? जब पोलर और आयन स्पेसीज रहे तब। बोलिए, दिक्कत है? चलिए, जैसे यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, एक मिनट, हेलो, यहां पर देखा जाए H2O तथा Na+, तो H2O क्या है? पोलर, और Na+ क्या है? आयन। तो इन दोनों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल क्या कहेंगे? आयन द्विध्रुवीय आकर्षण बल। इतना में दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। अब यहां से अगर देखा जाए तो हम लोग का एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, नहीं, जिसको हम लोग बना सकते हैं। चलो, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है नॉर्मल हेक्सेन, तो नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18। ये देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो ये पोलर की नॉन पोलर? ये आपका नॉन पोलर है बाबू। ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, तो क्या है? नॉन पोलर। तो अच्छा ये बताओ कि नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में कौन सा आकर्षण बल? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो आपको वही लिखना है, देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित युग्मों में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण अंतरा आणविक आकर्षण बल का सुझाव दें। नहीं, यानी इनके बीच में कौन सा आकर्षण बल लग रहा है, उस आकर्षण बल का नाम लिखिए। लिखा जाएगा, हम समझा दिए, आप लिख लीजिएगा। यहाँ आइए, I2 एंड CCl4। तो I2 क्या है? नॉन पोलर है, ध्यान रखिएगा, हम क्योंकि बता चुके हैं A2 टाइप मॉलिक्यूल। और CCl4 सिमेट्रिक है, ये भी क्या है? नॉन पोलर। तो इनके बीच में भी लगने वाला आकर्षण बल लंदन डिस्पर्सन फोर्स। यहाँ आइए, NaClO4 एंड वाटर, बोलिए।
आकर्षण बल का नाम बताइए। डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल, गलत है। हम बताए थे जहां भी सोडियम पोटासियम दिखाई दे, कैल्शियम मैग्नीशियम दिखाई दे, चारे को याद करने के लिए कहे थे। वो सब आयनिक यौगिक होता है, आयन का निर्माण करता है। कौन कौन? सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम। ढेर नहीं याद करना है, कम से कम चार को याद रखिए। नहीं तो इसमें सोडियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जैसे ही सोडियम दिखाई दे तुरंत आयन दिमाग में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये आयन है और ये पोलर है। नहीं तो इनके बीच में आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स यानी आयन द्विध्रुवीय आकर्षण बल। तो ये सब लिखा जाएगा ना, अपना लिख लीजिएगा। हम बस समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जहां दिक्कत हो वहां पे रोकिएगा हमको। मिथेनॉल और एसीटोन अभी जस्ट लिखे थे, CH3OH और CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। ये भी आपका पोलर है और ये भी पोलर है, अभी पढ़ाए हैं। तो इनके बीच में आकर्षण बल डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल लिखा जाएगा ना। चलिए, एसीटोन नाइट्राइल जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है CH3CN, और एसीटोन यानी एसीटोन तो यही है हमारा। तो ये भी आपका पोलर है और ये भी क्या है? पोलर है। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जैसे ही कुछ और आया, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, तो समझिएगा मॉलिक्यूल पोलर। नहीं, बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि कहीं ना का बता रहे हैं, बस में रहे। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जैसे ही कुछ और दिखाई दिया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, तो सीधे पोलर। तो ये भी मॉलिक्यूल पोलर। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन दिखाई दे दिया, पोलर। बात समझ रहे हैं? बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, कहीं ना का कॉन्सेप्ट था, बहुत दिमाग लगाइएगा घबरा जाइएगा। नहीं, सीधे सीधे डायरेक्ट पहचानना है। तो ये भी पोलर ये भी पोलर, तो लगने वाला आकर्षण बल डाइपोल डाइपोल। दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। विलय विलायक आकर्षण बल के आधार पर निम्नलिखित को, ध्यान से देखिए, नॉर्मल ऑक्टेन की विलयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दे दिया। तो यानी आपको दे दिया कि बाबू विलायक तुम्हारा नॉर्मल ऑक्टेन है। विलायक क्या है? नॉर्मल ऑक्टेन है। ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8, C8H18, यही विलायक दिया है। यानी वो बर्तन में तुमको विलायक ले लिया गया, नॉर्मल ऑक्टेन। नहीं तो ये जो विलायक है ये पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। कार्बन और हाइड्रोजन जैसे ही सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे, नॉन पोलर। नहीं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो ये नॉन पोलर है। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन घुलेगा। तो हम लोग पढ़े हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान में घुलाता है। नहीं तो देखते साइक्लोहेक्सेन, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12, लिख दिए। तो देखो, तो C6H12 जो लिखे हैं ये पोलर की नॉन पोलर? ये नॉन पोलर है। यानी कि यह जो होगा वो बहुत आसानी से इस विलायक में घुल जाएगा। नहीं, क्योंकि हमको पढ़ाया गया है समान समान को घुलाता है। नहीं तो नॉन पोलर में नॉन पोलर ही घुलता है। तो साइक्लोहेक्सेन ये भी एक प्रकार का तेल है, C8H18 ये भी एक प्रकार का तेल है। तो तेल में तेल खूब मिलता है, ध्यान रखना है। नहीं तो इन दोनों को हम आसानी से मिक्स कर सकते हैं, ध्यान रखना है। अब KCl पे आ गया। अच्छा, अभी सर बताए थे कि सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये तो आयंस हैं, और आयंस जो होते हैं तो हाईली पोलर होते हैं। नहीं, ये क्या होगा? हाईली पोलर। नहीं तो क्या KCl इस नॉन पोलर विलायक में घुलेगा? वो तो घुलबे नहीं करेगा, ऊपरे रह जाएगा KCl। नहीं, या अगर भारी होगा तो नीचे बैठ जाएगा। नहीं तो जनरली इसमें नीचे बैठेगा, क्योंकि KCl भारी होता है और ये जो है वो हल्का होता है। जनरली वायल जो होते हैं तेल सामान्यतः हल्के होते हैं, और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नहीं तो वो क्या होते हैं? भारी होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान समझना है। तो हम लोग को समझ में आ गया, अच्छा ये तो पोलर है, तो पोलर तो नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, यानी ये चले गए सबसे लास्ट में। नहीं, नहीं घुलेंगे, सीधे कहानी इनका है। अब यहां आते हैं, अल्कोहल CH3OH। अच्छा, इसमें ये भाग जो है नॉन पोलर, ये भाग, इसमें दोनों भाग है।
तो दोनों भाग है, इसका मतलब ये इसमें घुलेगा नहीं। ठीक है, अब इधर आते हैं, इसमें भी नॉन पोलर भाग है, अब पोलर भाग भी है, यानी ये भी इसमें घुलेगा। अब कहानी है कि इन दोनों में कौन पहले घुलेगा। नहीं, तो देखना होगा कि कौन पहले घुलेगा। तो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन वाला भाग ज्यादा दिखाई दे, नहीं, वो जल्दी घुलता है नॉन पोलर में। तो इसमें CH3, इसमें CH3, तो ये तो कट गया। जो सेम चीज होता है उस पर मत सोचिए कभी भी। इसमें भी CH3, इसमें भी CH3, काट दीजिए, हटा दीजिए। अंतर क्या है, इसमें ऑक्सीजन और इसमें कार्बन। नहीं, चलिए यहां देखिए, यहां पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सोडियम। देखा जाए, यहां देखिए, जो जो सेम है उसको काट देना है, तो हम लोग काट रहे हैं। देखो CH3 सेम है, तो ये डिसाइड नहीं करेगा, इसके आधार पर डिसाइड नहीं होता है। आगे बढ़ो, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पे कार्बन है, ध्यान से देखो। तो कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतात्मकता समान होती है, तो ये भी डिसाइड नहीं करेगा। अब अंतर क्या है, यहां ऑक्सीजन ये डिसाइड करेगा, यहां नाइट्रोजन ये डिसाइड करेगा। तो आपको अब डिसाइड करना है कि कार्बन और नाइट्रोजन जो हैं, इनमें किसकी विद्युतात्मकता ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें बाबू, तो बताया गया है ऑक्सीजन की विद्युतात्मकता ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। नहीं, अब जिसकी विद्युतात्मकता ज्यादा, ध्यान से मेरी बात सुनो, जिसकी विद्युतात्मकता ज्यादा उसकी पोलरिटी ज्यादा, तो इसका पोलरिटी ज्यादा होगा और इसका पोलरिटी कम होगा। तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में पहले नाइट्रोजन वाला कंपाउंड घुलेगा, जिसकी पोलरिटी कम होगी वही नॉन पोलर में पहले घुलेगा। तो इन दोनों में पोलरिटी किसकी कम है, नाइट्रोजन वाले की पोलरिटी कम है, तो पहले इसमें कौन घुलेगा, ये वाला घुलेगा और तब ये घुलेगा। तो चलो हम ऑर्डर अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा, ये लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में, लेकिन हम घटते क्रम में अरेंज कर रहे हैं, ध्यान रखना है। साइक्लोहेक्सेन सबसे पहले यही घुलेगा, सबसे ज्यादा। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद CH3CN, उसके बाद और सबसे कम KCl घुलेगा ही नहीं, ध्यान रखना है। तो इस तरह से विलेयता क्रम हम अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इतना में दिक्कत है किसी को, चलिए। तो इन सभी क्वेश्चंस को जाके आप फेयर कीजिएगा, ढंग से बनाइएगा, जहां दिक्कत होगा फिर पूछिएगा। अगला NCERT क्वेश्चन है 25 नंबर, जिसमें हम लोग को दिया है कि पहचानिए कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन जल में अत्यधिक विलय है, कौन आंशिक रूप से विलय है और कौन अविलय है। अब यहां पर विलायक किसको ले रहा है, विलायक जल है। नहीं, चलो फिनॉल फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। C6H5OH, नहीं, बेंजीन की तरह होता है ये। यही है आपका स्ट्रक्चर इसका। तो फिनॉल है, नहीं, तो फिनॉल में देख के लग रहा है अच्छा ये कार्बन हाइड्रोजन वाला भाग है, क्या है, नॉन पोलर। और ये OH वाला भाग पोलर है, इसमें दोनों भाग है। और हमारा यहाँ पे विलायक क्या लिया गया है, विलायक बराबर H2O, और H2O कैसा होता है, पोलर होता है। तो हम लोग को देखना है कि क्या ये जो फिनॉल है वो जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलेगा, एकदम घुलेगा भाई, क्योंकि इसके पास पोलर भाग है इसलिए घुलेगा, ध्यान रखना है। लेकिन नहीं, क्या ये बहुत ज्यादा घुल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं घुलेगा, क्योंकि इसमें नॉन पोलर पार्ट भी है और पोलर पार्ट भी है। तो इसको क्या कहेंगे, आंशिक रूप से विलय। दिक्कत है, कोई रीजन पूछेगा तो बता सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें नॉन पोलर पार्ट क्या है, ज्यादा है। हम लोग को टॉल्यूइन लिखा, C6H5CH3, यही आपका बेंजीन पर CH3 लग गया। तो इधर भी कार्बन हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन, पूरा भाग क्या है, नॉन पोलर, ये पूरा का पूरा नॉन पोलर है। तो पूरा का पूरा अगर नॉन पोलर है तो ये क्या होगा, अविलय होगा, क्या घुलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, दिक्कत है इसमें, नहीं। तो इस तरह का ही क्वेश्चन हम लोग को और दिया हुआ है, तो इसे आप अपने से ट्राई करेंगे पहले। नहीं, हम सबका फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपको आसानी हो।
तो इन सब को आप अपने से पहले ट्राई करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप बना लेंगे अपने से। हाँ बोलिए, शांत रहिए, 1 मिनट शांत रहिए। हाँ बोलिए। नहीं घुलेगा। नॉन पोलर का मतलब तेल होता है, एग्जाम्पल समझिए, और पोलर का मतलब पानी। पानी और तेल को मिक्स कीजिए, नहीं मिक्स करेगा, पानी नीचे हो जाएगा, तेल ऊपर हो जाएगा। अगर आप मेरा बात पूरा समझ सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, आप बैठिए। अगर आप हीट कीजिएगा, नहीं तो हीट करने पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हीट सप्लाई कीजिएगा, एनर्जी देने की बात आप कह रहे थे, उस पर हम बता रहे हैं। अगर आप हीट दीजिएगा तो हीट देने पर पेट्रोल वेपोराइज कर जाएगा और पानी उसी के उसी रह जाएगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस, और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल का, आप लोग खाली गलत सुनते हैं, ध्यान सुनिए। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हीट करेंगे तो पेट्रोल तो उड़ जाएगा वेपर में, तो घुलने का बात कहां से आया? हाँ, अब बात आया कि क्या पानी में तेल किसी भी कंडीशन में घुल सकता है या नहीं घुल सकता है? घुल सकता है। नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं है मैक्सिमम जो आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। बस मेरा, अगर पानी में तेल नहीं घुलता, अगर पानी में तेल नहीं घुलता तो दूध नहीं बनता। दूध में से घी निकालते हैं? नहीं निकालते हैं। तो दूध में पानी भी है और दूध में तेल भी है। नहीं, पानी और तेल के मिश्रण को इमल्शन कहते हैं, पायस कहते हैं। तो अगर आप पानी और तेल को मिलाना चाहते हैं कि भाई पेट्रोल और पानी आपस में मिल जाए, तो घर में सरफ होगा। नहीं, पानी और तेल को एक बर्तन में डाल दीजिए, सरफ डाल दीजिए, सरफ से मिलाइए। नहीं, तो सर्फ जो है वो एक एजेंट का काम करता है, जो पानी और तेल को एक दूसरे में मिक्स कर देता है, यानी तेल को खींचकर पानी में मिला देता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में आप पढ़िएगा, जब सरफेस केमिस्ट्री आएगा ना तो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पायस एक टॉपिक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बोलिए क्या क्वेश्चन है, समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है। तो एनर्जी सप्लाई करके आप नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी एजेंट को आप डालकर उन दोनों को मिक्स कर सकते हो। बस में आ रहा है? हाँ, अगर आप पानी और तेल को एनर्जी सप्लाई करोगे ना, दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे देखते हो दूध को, अगर दूध का छाली निकाल निकाल के जमा किया जाता है, नहीं, और उसको एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दिया जाता है, इसे लेकर महा जाता है। तो जब मैकेनिकल एनर्जी करोगे तो पानी रह जाएगा नीचे और सब घी आ जाएगा ऊपर। नहीं, देखते हो लोग निकाल लेते हैं। नहीं, तो एनर्जी से ही सप्लाई करोगे, ये दोनों अलग होने लगेंगे। नहीं, कोई एजेंट सप्लाई करोगे, दोनों मिक्स कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।